नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि आपको बताते हैं सभ्यता के प्रारंभ में जब सभ्यता स्टार्ट होते प्रारंभ में मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए थे। सभ्यता के प्रारंभ में ही मानव सभ्यता के प्रारंभ में मान सभ्यता के प्रारंभ में ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के वर्गीकरण करने के प्रयास किए। आपको बता दें, वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित है। हमारे भोजन, वस्त्र, आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित है। आपको बता दें, इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया था। सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तू ने किया था। आपको बता दें, उन्होंने पादपों को सरल आकार के लक्षण के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया था। आपको बता दें, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया था। आपको बता दें, लाल रक्त और उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया गया था। आपको बता दें, लिनियस के काल में जब लिनियस आए तो उनके जो सन था, उस सन में सभी पादपों प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की, जिसमें उन्होंने क्रमशः प्लांटी एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया था। द्विजगत पद्धति आई जिसमें प्लांट और एनिमेलिया में प्राणी जगत वर्गीकृत किया गया था। आपको बता दें, इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक, समकेंद्रीय या प्रोकैरियोटिक, असमकेंद्रीय में एक कोशिका एवं बहुकोशिका का प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी के बीच भेद करना संभव नहीं था। उसमें डिफरेंट नहीं कर पाते कौन बहुकोषीय, कौन एक कोषीय, कौन प्रकाश संश्लेषी, किसमें अप्रकाश संश्लेषी है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाता था, विभेद नहीं कर पाते थे। आपको बता दें, पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझ जाने के बावजूद हमें बहुत जीवधारियों में इनमें से किसी वर्ग में रखना संभव नहीं था। आपको बता दें, इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। आपको बता दें, इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति, लक्षण, पोषण विधि, आवास, प्रजनन विधि एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने का आवश्यकता महसूस की जाने लगी। आपको बता दें, अंत समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति अनेक परिवर्तन आए थे। आपको बता दें, पादप प्राणी जगत में वर्गीकरण की इन कठिनाई पद्धतियों, जिसमें सम्मिलित समूह जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल थे। आपको बता दें, सदा ही समाविष्ट रहे कि इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षण भी विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या किए गए थे। अब बता दें कि इसके अतिरिक्त जीवधारियों के भिन्न लक्षण की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्नता भिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई थी। आपको बता दें, सन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, व्हिटेकर ने एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो जगत के नाम थे, पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। आपको बता दें कि कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन, जातिवृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। आपको बता दें कि जो फिगर जो ये तालिका है 2.1 में दिखाया गया है, सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है। आपको हम बता दें,
अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं अवधारणाओं पर विचार करेंगे, जिसके वर्गीकरण की यह पद्धति प्रस्तावित की। इससे पहले के वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, फंजाई और फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। आपको बता दें, इससे पहले के वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया है, जो नीले हरे शैवाल है, फंजाई है, मॉस है, फर्म है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो पादपों के साथ रखा गया। इस जगत का समस्त जीवों इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी। कोशिका में उपस्थित रहना समानता, लेकिन जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम क्या थे, अलग अलग थे। जीवों की 3 प्रमुख अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित हुई, जिससे मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया और सारे यूकेरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया था। आपको बता दें कि एक षष्ठ जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई। एक षष्ठ जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीले हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकेरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया था। आपको बता दें कि इस पद्धति में एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों से के साथ वर्गीकृत किया गया था। जैसे आप क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगैरा, इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी। पहले हम इस फिगर को देखते हैं। जैसे मोनेरा में जो मोनेरा है, मोनेरा क्या होता है? मोनेरा में जो कोशिका का प्रकार होता है प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा में क्या होता है? प्रोटिस्टा में यूकेरियोटिक होता है। जो कोशिका का प्रकार होता है प्रोटिस्टा में यूकेरियोटिक होता है। जो फंजाई है और कोशिका का यूकेरियोटिक होता है। प्लांटी में जो कोशिका प्रकार यूकेरियोटिक और एनिमिलिया में कोशिका का प्रकार यूकेरियोटिक होता है। आपको पता है जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति मोनेरा में सेलुलोज रहित एमिनो अम्ल होता है। आपको बता दें प्रोटिस्टा में भी जो उसका सेल वॉल होता है उसमें कुछ में उपस्थित होता है, कुछ में नहीं होता है। फंजाई में भी जो उसका सेल वॉल फंजाई का जो सेल वॉल होता है उसमें कोशिका भित्ति के आधार पर उपस्थित सेलुलोज रहित होता है, लेकिन काइटिन युक्त होता है फंजाई का। प्लांटी में क्या होता है? उसकी जो कोशिका भित्ति होती है प्लांटी में उपस्थित होता है, सेलुलोज सहित होता है। तो एनिमिलिया में क्या होता है? कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता। एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं पाया जाता। आपको बताते हैं झिल्ली, केंद्रक झिल्ली क्या होती है? मोनेरा में अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली मोनेरा में अनुपस्थित होती है, लेकिन प्रोटिस्टा में उपस्थित होती है। फंजाई जगत में भी क्या होता है? उपस्थित होती है। प्लांटी में भी है उपस्थित होती है। एनिमिलिया में उपस्थित होती है। आपको देख काया संरचना जो उसको बॉडी स्ट्रक्चर होती है, मोनेरा में कोशिकीय होती है, प्रोस्टेटा में भी कोशिकीय होती है और फंजाई में बहुकोशिकीय और दृढ़ और उत्तक होता है। लेकिन आपको बताते हैं कि काया संरचना जो प्लांटी की होती है उत्तक अंग तंत्र के होते हैं। आपको एनिमिलिया में उत्तक अंग और अंग तंत्र के होते हैं। आपको जो पोषण विधि होता है मोनेरा का पोषण विधि स्वपोषी मतलब रसायन और संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी दोनों होते हैं। रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी दोनों होते हैं तथा ये परपोषी मृतोपजीवी और परजीवी भी होते हैं। प्रोटिस्टा क्या होता है? प्रोटिस्टा प्रकाश संश्लेषी परपोषी होते हैं। प्रकाश स्वपोषी भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और परपोषी भी होते हैं। फंजाई क्या होता है? यह फंजाई परपोषी मृतोपजीवी और परजीवी होते हैं। प्लांटी क्या होता है? यह स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी होते हैं। एनिमिलिया जो होता है वो परपोषी प्राणी समभोजी और मृतोपजीवी इत्यादि होते हैं। उसी प्रकार जो इन प्रजनन कैसे रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो मोनेरा में जो रिप्रोडक्शन होता है संयुग्मन होता है। मोनेरा में रिप्रोडक्शन संयुग्मन होता है। प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन एवं संयुग्मन द्वारा होता है जो रिप्रोडक्शन। फंजाई में फर्टिलाइजेशन द्वारा निषेचन द्वारा होता है। प्लांटी में भी निषेचन द्वारा होता है। एनिमिलिया में भी क्या निषेचन द्वारा होता है। तो आपको ये फिगर अच्छे से समझ में आ गई होगी।
यदि संरचना में बैक्टीरिया अंततः सरल प्रतीत होते हैं तो परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। आपको बता दें, उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की जो तुलना तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। यह प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी तथा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा भोजन के लिए अन्य जीवधारियों तथा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होता है। आपको हमारा अगला टॉपिक आद प्रिमिटिव बैक्टीरिया। आद बैक्टीरिया क्या होते हैं? आपको ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या होते हैं? विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों, इनकी जो वास होते हैं बहुत कठिन, अत्यंत लवणीय क्षेत्र में हेलोकॉफी जैसे गर्म झरने थर्मोएसिडोफिल एवं कच्छ क्षेत्र जैसे मैथोनोजन पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? लवणीय झील समुद्र में और हेलोफाइली और गर्म झरने में थर्मोएसिडोफिल कच्छ के क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि आद बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से क्या होती है? भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में आज जो बैक्टीरिया जो अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है उस संरचना एक दूसरे से क्या होती है? भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी देते हैं। आपको बताते हैं मैथोनोजन उनके रूमिनेट पशु जैसे गाय भैंस के आंत में पाए जाते हैं। जो मैथोनोजन उनके रूमिनेट पशु जैसे गाय भैंस के आंत में पाए जाते हैं। इनके गोबर में मीथेन का उत्पादन होता है। अब हमारा अगला टॉपिक यू बैक्टीरिया क्या होती है? यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। हमारे हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं कसाब द्वारा की जाती है। आपको बता दें कि हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की जो पहचान होती है वो एक कठोर कोशिका भित्ति एवं कसाब जो चल बैक्टीरिया के द्वारा की जाती है। आपको ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम नीले हरित शैवाल भी कहते हैं, यह शैवाल में नीले बैक्टीरिया में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया में जिसको हम नीले हरित शैवाल कहते हैं, उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाने के कारण हमको नीले हरित शैवाल कहते हैं। तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। अपना भोजन प्रकाश को पत्नी पर बना लेते हैं। आपको पता है साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय क्लोनीय तथा तंतुमय लवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। आपको बता दें इनकी कॉलोनी प्राय जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है। इनकी जो कॉलोनी होती है जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है, जो प्रदूषित जल में फलते फूलते हैं। आपको बता दें कि बैक्टीरिया है जैसे नास्टक एवं एनाबीना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो नास्टक एवं एनाबीना है जो बैक्टीरिया, वो पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका द्वारा स्थिर कर सकते हैं। आपको बता दें कि रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ को आक्सीकृत कर उसके मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। आपको बता दें कि ये नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? नास्टक और एनाबीना। ठीक है। नास्टक एनाबीना क्या करते हैं? ये जो नाइट्रेट और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक संश्लेषित पदार्थ को ऑक्सीजन आक्सीकृत करके उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। और ये नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन एवं सल्फर जैसे पोषक के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि इनकी जो परपोषी बैक्टीरिया क्या होती है? परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं। और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
ये दूध से दही बनाने में प्रतिजैविकों के उत्पादन में लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की सहायता करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की सहायता करता है। बोलते हैं, कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते जो मनुष्य फलों फार्म एवं पालतू पशु हानि को पहुंचाते विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा टाइफाइड टिटनेस साइट्रस कैंसर जैसी भी बीमारियां होती है। आपको बता दें कि बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। जो बैक्टीरिया होती है प्रमुख कोशिका का सेल डिवीजन द्वारा क्या होता है, इनका विभाजन होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु बनाते हैं और ये लैंगिक प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में बीजाणु बनाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में डीएनए का पुनः हस्तांतरण होता है। क्या होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुनः हस्तांतरण होता है। जैसे देखिए कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति से डीएनए का हस्तांतरण हो रहा है, फिगर में दिखाया गया है। आपको देख रहे माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। यह सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो ऑक्सीजन के बिना भी क्या होता है, जिनमें माइकोप्लाज्मा को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है अपने जीवन को लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पौधों के लिए रोगजनक होती है। अनेक जो माइकोप्लाज्मा होती है प्राणियों और पादपों के लिए, दोनों के लिए क्या होता है, रोगजनक। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है। सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। सभी एक कोशिकीय यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई। आपको बता देते हैं कि एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषित प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। आपको बता दें, एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषित प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। आपको बता दें, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, अपवर्ग कवक और जो प्रोटोजोआ सभी इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। इस पुस्तक प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। आपको बता दें, प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। प्रोटिस्टा के सदस्य प्राथमिक रूप से जलीय होते, इक्वेटिक होते हैं। यूकेरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक तथा अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकाएं पाए जाते हैं। आपको यूकेरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक तथा एक झिल्लीबद्ध कोशिकाएं पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कसाब एवं पछवा भी पाए जाते हैं। आपको बता दें कि यह अलैंगिक एसेक्सुअल कोशिकीय संलयन या युग्मन से जाइगोट बनाने की विधि द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब इसमें सेक्सुअल और एक्सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन में बताया, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोशिका संलयन एवं जाइगोट बनाने की विधि द्वारा होता है। अब हमारा अगला टॉपिक क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें क्राइसोफाइटा होता है कि इस समूह के अंतर्गत डायटम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। तो क्राइसोफाइटा का ये स्वच्छ जल एवं लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल एवं लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। आपको बताते हैं, डायटम में कोशिका भित्ति सावधानी की तरह, डायटम में जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वाला होता है, सावधानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती है। इनकी भित्तियों में सिलिका होती है। इनकी जो भित्ति होती है ना, उसमें सिलिका होती है। क्या होता है, सिलिका होती है, जिसके कारण नष्ट नहीं होते हैं। आपको बता दें, इस प्रकार मृत डायटम अपने परिवेश वासस्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत ही बड़ी संख्या में छीड़
छिड़ जाते हैं और करोड़ों वर्ष में जमा हुए अवशेष को डायटमी मृदा कहते हैं। डायटमी मृदा तो आपको बता दें कड़वे होने के कारण इस मृदा का उपयोग पालिश करने तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। आपको बता दें कि समुद्र के मुख्य उत्पाद होते हैं क्राइसोफाइट, ठीक है में। अब हमारा दूसरा टॉपिक है डायनोफ्लेजिलेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डायनोफ्लेजिलेट होता है क्या उसके बारे में पढ़ना है। ये जीव डायनोफ्लेजिलेट क्या होता है। ये जीवधारी मुख्य रूप से समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले तथा लाल दिखते हैं। आपको बता दें इनमें उपस्थित जो कलर होते हैं पीले के आधार पर पीले, हरे, नीले तथा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका होती है बाह्य सतह, कोशिका भित्ति के जो इनका सेल, जो डायनोफ्लेजिलेट के जो सेल वाले की बाहरी सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है। सेलुलोज की क्या होती है, कड़ी पट्टिकाएं होती है। आपको बता दें अधिकतर डायनोफ्लेजिलेट में दो कसाव होते हैं। जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भी भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खाच में उपस्थित होता है। तो जिनमें एक लंबवत तथा दूसरे अनुप्रस्थ रूप से, जैसे दिखाया गया, जिसमें लंबवत तथा दूसरे अनुप्रस्थ रूप से भित्ति में पट्टिकाओं के बीच की खाच में उपस्थित होता है। प्राय लाल डायनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल रंग दिखने लगता है। समुद्र का जल लाल, इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री मर जाते हैं। आपको बता दें कि इनकी जो कोशिका डायनोफ्लेजिलेट के जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाओं की होती है। अधिकतर डायनोफ्लेजिलेट में दो कसाव होते हैं जिनमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ रूप में भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खाच में उपस्थित होते हैं, ठीक है। प्राय आपको बता दें कि लाल डायनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है। लाल डायनोफ्लेजिलेट की संख्या में जब विस्फोट होता है तो जिसमें समुद्र का जल लाल रंग दिखने लगता है, लाल रंग का दिखने लगता है। इतनी बड़ी संख्या में जीवों से निकले हुए जीव विष के कारण मछलियों और अन्य समुद्री जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं। जैसे गोनियालैक्स का उदाहरण, जैसे आपको गोनियालैक्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है यूग्लिनाइट क्या होता है। यूग्लिनाइट के बारे में पढ़ेंगे। यूग्लिनाइट क्या होता है आपको बता दें, इसमें अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ये अधिकांश तो स्वच्छ जल में पाए, यूग्लिनाइट का स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है। प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत जो क्या होती है यूग्लिना में पेलिकल होती है। जो इनकी संरचना यूग्लिनाइट में क्या होता है, जो यूग्लिनाइट के जो जंतु होते हैं, एक कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है, जिससे यूग्लिनाइट इनकी संरचना को लचीला प्रदान करती है। आपको बता दें इसमें दो कसाव होते हैं, जिनमें एक छोटा कसाव तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर यह सूक्ष्म जीवधारियों को शिकार का परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आपको बता दें कि जब प्रकाश संश्लेषी होता है तो स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन जब प्रकाश नहीं होता है, जब उपस्थित नहीं होता है, तब ये सूक्ष्म जीवधारी जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको अपने परपोषी के रूप में शिकार करके खा लेते हैं, ठीक है। आश्चर्यजनक रूप यह है कि यूग्लिनाइट में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में, आपको बता दें आश्चर्यजनक बात यह है कि यूग्लिनाइट में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उपस्थित वर्णकों के क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे हम यूग्लिनाइट के उदाहरण के रूप में यूग्लिना को लेते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक अपवंग कवक क्या होता है। अपवंग कवक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अपवंग कवक मृत पोषी प्रोटिस्टा है। आपको बता दें अपवंग कवक मृत पोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ी हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थ का भक्षण करते हैं। भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह
आपको बता दें अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं। प्लाज्मोडियम जो कि कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है, जो कि कई फीट तक लंबाई का हो सकता है। आपको बता दें प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनायक बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परीक्षण वायु के साथ होता है। आपको बता दें जो अपवंग कवक होते हैं वह अपवंग कवक मृत प्रोटिस्टा होते हैं। ये सड़ी हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थ का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में जब अनुकूल परिस्थिति होता है तो ये समूह मतलब प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है, कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थिति में ये बिखर कर सिरों तथा बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। आपको बता दें ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। पहला प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया। पहला अमीबियो प्रोटोजोआ के बारे में देखेंगे। ये जीवधारी स्वच्छ जल स्वच्छ जल समुद्री तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये प्रोटोजोआ जीवधारी स्वच्छ जल समुद्री तथा नम मृदा में पाया जाता है। आपको बता दें कि ये अपने कुटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका कवच होते हैं। आपको बता दें इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका कवच होते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंट अमीबा परजीवी होते हैं। अब हमारा दूसरा प्रोटोजोआ कसाभियो प्रोटोजोआ क्या होता है। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद और परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। आपको बता दें कि इनके शरीर पर जो कसाभियो प्रोटोजोआ होता है उनके शरीर पर कसाब पाए जाते हैं। परजीवी कसाभियो प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होते हैं, जिससे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। जैसे ट्रिपनोसोमा का उदाहरण, जैसे नींद वाली बीमारी होती है जिस प्रोटोजोआ ट्रिपनोसोमा के कारण होता है। पश्माभियो प्रोटोजोआ ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी होते हैं। आपको बता दें क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पश्माव पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा होती है, ग्रसिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। आपको बता दें पश्माभ की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। आपको तो पैरामीशियम का उदाहरण लेते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है स्पोरोजोआ। इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं। बता दें जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इसमें सबसे मुख्य होता है कुविख्यात प्लाज्मोडियम है, मलेरिया परजीवी प्रजाति। आपको बता दें इसके कारण मानव का जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि मानव की जनसंख्या पर जो स्पोरोजोआ में जो प्लाज्मोडियम है मलेरिया परजीवी होते हैं जो कि जिसके कारण मानव का जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ता है। आपको वीडियो कैसे लगे? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।